स्टार्ट ऑफ विद आई थिंक कि मैं दोनों मॉम्स से उनका ना अंडरस्टैंडिंग लेना चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम कब हुआ कि मुझे तो 2.5-3 साल से लग रहा था कि ये ना चीज़ों को सही तरह ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन सारे कहने लगे नहीं ये भी छोटा है कोई बात नहीं, लाड प्यार में शायद नहीं कर रहा। लेकिन फिर अब जब ये 5 साल को होने वाला तो फिर मुझे हुआ, मैंने कहा नहीं इसको एक बार चेक करवाना चाहिए। तो मैं इधर आई थी डॉक्टर उमा जाहिद के पास, तो मैंने बाहर इनका लगा देखा बोर्ड, तो मैंने इनसे कंसल्टेशन, फिर इन्होंने बताया बच्चे को हैं मैं इसको चेक करके बताऊँगी। तो मैंने इसको बुलाया, फिर तब से फिर अल्हम्दुलिल्लाह के 4 से 5 माह होने वाले हैं ना मैम, चौथा हाँ। तो शुक्र है अल्लाह का कि एक लफ्ज़ भी नहीं जो बच्चा बोलता था वो पूरे पूरे जुमले बोलता है। दैट्स अमेजिंग। सो मॉम आपको मतलब ये मालूम हुआ कि जब से 3 साल का था तो बोल नहीं रहा था? नहीं बोल रहा था, तब आपको चीज़ों को समझता नहीं था ना, स्क्रीन टाइम बहुत था, कम्युनिकेशन गैप था हर टाइम स्क्रीन पे, और इसकी वजह से ना ये जो है ऑटिस्टिक सिम्टम्स में जा रहा था। आंखों में आंखें डाल के बात भी नहीं था करता, आई कांटेक्ट भी डिले था। ठीक है सुनता भी नहीं था, इसको बोलना नहीं है। सनीस ने वहीं पे बुत बन के हमें जब ये वेरी फर्स्ट आया था स्टार्ट में हमें ये लगा कि शायद TNT का इशू है, हेयरिंग का कोक्लियर प्लांट। तो फिर हमने उसको भी टेस्ट करवाया लेकिन वो नॉर्मल था, कोग्निशन कह रहा था, वो चीज़ों को परसीव नहीं कर रहा था। फिर हमने सेंसरी, ये सारे सेंसरी प्ले है, ये सेंसरी इशूज़ पे काम किया, फिर बिहेवियर इशूज़ पे काम किया, और देन फिर स्पीच इसकी नॉर्मल। ठीक है। एंड मॉम व्हाट अबाउट यू? आपको कब महसूस हुआ कि एक इशू है, इसको चेक कराना चाहिए? मुझे 2.5 साल का था तब इशू हुआ था। 2.5 साल का? हाँ, ये भी अब 3 का होने लगा है। 3 साल का होने वाला है। तो मेरे टेस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा था कि उन्होंने 3 साल के बाद है ना हम आपको बताएंगे कि कहाँ आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर हमें चेक करवाने के लिए उन्होंने बताया कि आपको ना स्पीच थेरेपी चाहिए। उन्होंने मेरे पास इधर रेफ़र किया था इनको। इधर भेजा था, तो फिर मैम आमना से बात हुई तो फिर इधर से। ठीक है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई गेस मेरा दोनों ही मॉम से सवाल है कि एज अ फैमिली आप लोगों ने इसको कैसे मैनेज किया? आप सबके जज्बात कैसे रहे? आई नो बड़ा डिफ़िकल्ट है, एक माँ के दिल के लिए तो बहुत मुश्किल है ना। कि आपको क्या अपनी फैमिली से सपोर्ट थी, एक्सटेंडेड फैमिली से सपोर्ट थी, आपके जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने इसको कैसे मैनेज किया, आप लोगों के स्पाउसेस ने इसको कैसे मैनेज किया? मेरे तो कोई ऐसा इशू नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था फैमिली की तरफ से कि ना करो। बहुत अच्छी बात। हाँ, सारे कोऑपरेटिव हैं, शुक्र है अल्लाह का, ऐसा कोई नहीं है। मुझे तो कोई इशू नहीं है, अभी तक भी वो कहते हैं, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि आप जितना मुझे चाहिए था ये बिल्कुल ठीक हो गया। उस लिहाज से मैं इसको स्कूल दाखिल कराऊँ ताकि ये बाकी बच्चों में बैठे, उनकी तरह का इसका लिविंग स्टाइल हर चीज़ हो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है वो कंजस्टेड सा रूम है, वहाँ पे नहीं हमारा डिपार्टमेंट बंद रहा है तो एक बच्चे का सेशन एक टाइम में ही होता है। क्योंकि अब देखिए ना, अब ये बच्चा है, अब जब से ये आया ये एकदम ठीक हो गया, उससे पहले ये बिल्कुल नर्वस था, इसको समझ नहीं आ रही थी इसने क्या करना है, लेकिन उसको देख के इसको भी पता चल गया कि अब जो वो कर रहा है मैंने वही करना है। नहीं तो पहले बिल्कुल वो सहमा हुआ खड़ा हुआ था यहाँ पे, मैं इसको कह रही थी नहीं तुम्हें क्या हुआ है, तो बाकी उनके साथ जो है ये बताएं कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, नहीं घर वालों के साथ भी, रहीम के साथ, और रहीम के साथ तो पहले भी इसकी बहुत बॉन्डिंग थी, लेकिन पहले बोलता नहीं था। अब उसको कमांड फॉलोइंग ये भी देता है, वो भी देती है, फिर ये बिल्कुल सही उसको, यानी कि जिस तरह वो चाहती थी ना कि मेरा भाई हो, वो खुश होती है अब कि मामा ये मेरे जो मैं ऑर्डर देती हूँ मुझे फॉलो करता है। अब वो खुश होती है क्योंकि बेटी मेरी माशाल्लाह बड़ी है, वो 9 साल की, 8-9 साल की, तो इसको देख के खुश होती है कि मम्मा ये ठीक हो गया, इसको स्कूल दाखिल करवाएं। एंड मॉम व्हाट अबाउट यू? आपका कैसा रहा है फैमिली के साथ एक्सपीरियंस? मैं सेटल हूँ, मुझे अच्छा है, मतलब किसी ने सब सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अपने बेटे का इलाज करें, मेरा पहला फर्स्ट बेबी भी ऐसी हुआ, तो बेटी मास्टर ठीक है। मामा थोड़ी डिप्रेस्ड है आवाज़ के लिए, ये बहुत कंफ्यूज हो जाती है, ये रोने लग जाती है मेरे पास आके, फिर मैं इनको थेरेपी देती हूँ, फिर मैं उसकी थेरेपी स्टार्ट करती हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड, ये बड़ा नाम खाया तो शुक्र है अल्लाह का। इनके स्पाउस और इनकी जो मदर इन लॉ है ना वो कोऑपरेटिव है, जो बाकी फैमिली ना आपको पता है वो इस तरीके से करके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। हाँ। नहीं जाना चाहिए, घर में पढ़ाएं, डॉक्टर ने क्या कहना है, अच्छा दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ये मिसकंसेप्शन बहुत है कि बच्चे का स्पीच डिले है तो न्यूरो के पास जाना है, मेडिकेशन दे दिया नॉर्मल हो जाएगा। तो जब तक 5 ईयर्स का बच्चा नहीं होता, ब्रेन डेवलप नहीं होता बच्चे से, हम थेरेपी करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है, मेडिसिन बच्चे के ब्रेन को डैमेज करती है। तो फिर मैंने इस चीज़ पे इनको कंसल्ट किया था, अब इसकी मेडिकेशन प्रॉपर ख़त्म है,
ख़त्म है। टोटली। और अब ये थेरेपी पे बिल्कुल देखे नॉर्मल हो गया। आई थिंक ये जस्ट टू ऐड टू दैट, आपने इतना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया आप लोगों ने कि एक तो माशरे में हमारे ना स्टिग्मा बहुत है, ठीक है, और इसकी ना अवेयरनेस नहीं है। आई थिंक हमारा मुआशरा ने टिक बॉक्सेस, ये कह लें कि एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि आपका बच्चा है, चाहे बेटी हो या बेटा, उसका ये अगर क्राइटेरिया पूरा होगा तो वो नॉर्मल है, राइट। ऐसे ही है। लेकिन आज के दौर में आई गेस कि नॉर्मल की डेफिनेशन को रीडिफाइन करने की शदीद ज़रूरत है, राइट। एंड देन ये एक आई गेस की एक मिसकंसेप्शन है। और सबसे बड़ी बात ना, जब मम्मा स्टार्ट में आई थी, सॉरी टू से मैं वो छोटी सी बात को हाईलाइट करूँगी, कुछ फैमिलीज़ में मैं नाम नहीं लूँगी, पेरेंट्स ने सास वगैरह नहीं कहना शुरू कर दिया कि इनके गुनाहों की सज़ा है ये बच्चा। ओह माय गॉड, इस तरीके से इनको सुनने को मिलता था। तो मदर्स आके यहाँ पे रोती थी कि हमें इस तरीके से वो कहते हैं। दैट्स हॉरिफाइंग। तो ये तो किसी भी पर्सन पे भी नहीं है ना, ये तो अल्लाह की तरफ से है। बल्कि मैं कहती हूँ जो बच्चे स्पेशल होते हैं ना, वो पेरेंट्स रहमत के लिए आते हैं वो बच्चों के बिल्कुल लिए। अल्लाह ताला चुनता है उन पेरेंट्स को कि इनको देना, क्योंकि ये इन बच्चों की केयर कर सकते हैं। वो बिल्कुल होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि एक स्टिग्मा है जी। और ये बड़ी गलत बात है। और एक और जो स्टिग्मा आपने कहा है कि इस तरह की आपकी जो स्पेशली एबल्ड बच्चों की कंडीशन होती है, वो उनको दवाइयाँ दे देना, वो बड़ी गलत बात बहुत है। सप्लीमेंट्स दे के इस बच्चे को बहुत इन्होंने सप्लीमेंट्स दिए, 3 इयर्स तक ये सप्लीमेंट्स लेता रहा है और अब आगे थेरेपी की तरफ आए हैं। सो आई थिंक कि मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मे बी इससे आपकी कुछ हौसला अफजाई हो जाए, या जो लोग देख रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो जाए। सो आई ग्रो अप विद स्पीच इम्पेडिमेंट, ठीक है। मुझे स्टैमर था, मुझे ना अटक के बात करने का इशू था। तो आई रिमेंबर कि ग्रोइंग अप इतना वो फील नहीं होता था, लेकिन स्कूल में ऑब्वियसली जो आपके बच्चे होते हैं वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से मेरी फ्रेंडशिप्स भी नहीं बन सकी हैं, मैं बड़ा आइसोलेट हो गई थी। तो आई रिमेंबर कि आई थिंक आई वाज 10 years old, तो मैं अपनी ना वालदा के पास रो के गई। मैंने कहा कि बच्चे इतना मुझे बुली करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो बताएं इसको कैसे करना है। मुझे वो बुलिंग वगैरह वो करते, तो मैं 10 साल की थी, अपनी वालदा के पास मैंने कहा कि मुझे हेल्प चाहिए, बिकॉज इस तरह तो नहीं हो सकता। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी वालदा मेरी बात समझी, और मैंने बाबा से भी बात की, मेरी बात समझी। लाहौर में हमने लोग ढूंढे, फैसलाबाद में ढूंढे, उस वक्त तो अवेयरनेस ही नहीं पता ही नहीं था बिल्कुल। ये आप कह लें some 20-25 years back। तो अब आके ना अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अवेयरनेस भी है, मैं देख रही हूँ आपकी हुकूमत भी इस पर काम कर रही है। तो फिर क्या हुआ था कि वो आई एम सो ग्रेटफुल कि उस वक्त ना UAE में इसकी थोड़ी बहुत अवेयरनेस थी। तो फिर हमारी समर वेकेशंस होती हैं, तो वालदा लेके जाती थी। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी स्पीच थेरेपिस्ट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। उन्होंने मेरा स्टैमर को गायब करने की कोशिश नहीं की, ख़त्म करने की नहीं कोशिश की थी। उन्होंने सिर्फ मेरे अंदर वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बिल्ड किया, ठीक है। उन्होंने कहा आपको एंजाइटी है, ठीक है, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, रीडिंग की प्रैक्टिस कराई आहिस्ता आहिस्ता करके। और सिर्फ उन्होंने ना मेरा जो अंदर का सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बिल्ड हाई कर दिया। एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप अगर कहीं पे कॉफ़ी शॉप पे जाते, मुझे कहती थी कि आप जाके गो एंड प्लेस द ऑर्डर। और डर के और और आज भी मुझे होता है इसका फियर, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और डर के मैं वो प्लेस करती थी ऑर्डर, लेकिन इवेंचुअली व्हेन यू डू समथिंग मैनी टाइम्स वो सेकंड नेचर बन जाता है। उसने ना मुझे एक डिप्लोमेट से मिलवाया, और वो ना 11 ज़बानें बोलती थी और उसको भी स्टैमर का इशू था। एंड उस तरह से एक दिन मेरे से आके बात की, मैंने कहा यार ये खातून 11 ज़बानें बोलती हैं, एक उसको बोलने का इतना एक इशू है, एक इतना बड़ा चैलेंज है, फिर भी उसको ओवरकम किया। एंड आई थिंक उस दिन के बाद माई लाइफ चेंज, जिस तरह मैंने अपने स्पीच इम्पेडिमेंट को व्यू किया, एंड वो इट जस्ट चेंज्ड। और उसके बाद यकीन मानिए कि मैं स्कूल में जो बोल ही नहीं सकता था, मैंने आपके डिबेटिंग कॉम्पिटिशंस, मॉडल नॉमिनेशंस, इन सब में पार्टी किया, जहाँ मुझे 500 लोगों के सामने बात करनी पड़ी थी। तो ये ना आई थिंक विद टाइम ये आपका फियर होता है कि मुझे एक मसला है, जब आप उसको कोप अप कर लेते हो ना, फिर वो आप पे ताकत एब्सोल्युटली। एंड आज आई थिंक कि ये मेरी एक स्ट्रेंथ है, राइट, बिकॉज ये मुझे ना सिखाता है कि मुझे कुछ बोलने से पहले रुक के सोचना है पहले,
ठीक है, और ये मुझे एक स्टेप बैक लेने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। मुझे पता है जब मैं बहुत एंग्शियस होती हूँ, स्ट्रेस में होती हूँ, तो ये फिर मेरा स्टैमिना ज़्यादा बढ़ना शुरू, तब भी मुझे पता है कि ठीक है मुझे जिम जाना है, मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, मुझे मेडिटेशन करनी है ताकि मेरी एंग्जाइटी मैनेज हो। सो ये जब आप इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं ना, तो यकीन माने ये एक बहुत ह्यूज एडवांटेज है ना। अंडरस्टैंड माशरे में बहुत स्टिग्मा है, मतलब स्कूलों में आप जाएं तो बच्चे तो छोड़ते नहीं है ना, तो ये स्कूल्स में भी अवेयरनेस क्रिएट करने की नीड है। तो आई गेस कि दैट्स माई एक्सपीरियंस एंड आई होप कि मॉम आपको इससे कोई एटलीस्ट हौसला अफजाई मिले कि ये द एंड नहीं है। आप फिर आगे जाके काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हो। अब जैसे 3 वेंचर्स मैंने शुरू किए हैं, कुछ अर्सा फैमिली बिजनेस में भी काम किया, तो ये चीज़ रोकती नहीं है आपको, मतलब इट्स ऑल इन हेयर बेसिकली। तो आप इसको जब लेके आई तो आई फेल इन लव विद हिम, मतलब ही इज़ एंड ऑल्दो वेरी हैंडसम, बट माशाल्लाह इसकी कितनी बिग एक पर्सनैलिटी है ना कि इमीडिएटली बस उसने मुझे आके हग किया, और यकीन माने मुझे उस दिन एक हग की बहुत ज़रूरत थी। आप इतना स्ट्रेस में होते हो, तो उसने मुझे इतने जोर का किया, मुझे लगा मेरा सारा स्ट्रेस बस खत्म हो गया। तो आई थिंक ये जितनी भी फैमिलीज़ हैं, मॉम्स हैं, डैड्स हैं, सबसे पहले तो सल्यूट टू यू कि आप लोग अपने बेबीज़ को लव भी देते हैं अंडरस्टैंडिंग कंपैशन के साथ। आप इनकी जो भी ये इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको मैनेज भी करते हैं। नहीं, ये बच्चे आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रूम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखें आपके सामने एक मिसाल है, मैं तो मम्मा को गाइड करती हूँ कि इसने आगे जाके बहुत कामयाबी हासिल करनी है। बहुत कामयाबी, एक मुझ जैसा बंदा अगर आगे जाके 3 बिजनेसेस, 1 बैचलर्स, 1 मास्टर्स, नाउ MBA अगर परस्यू कर सकता है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी कर सकता है। मैं स्पेशल नहीं हूँ, बिल्कुल, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूँ। सो ये कोई इस तरह की बात नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि आपका डिसऑर्डर ऐसा नहीं है कि जिसमें ये चल फिर नहीं सकता। ऐसी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो होता है ना कि वो फिजियोथेरेपी की और उसमें टाइम लगता है। हाँ। ये थोड़ा सा ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज है, हमने ब्रेन के ऊपर काम किया, इसके बिहेवियर्स पे काम किया, ये नॉर्मल है बिल्कुल। एब्सोल्युटली, एंड ये आई थिंक वालिदैन के लिए बड़ी ह्यूज एक ब्लेसिंग है इस तरह के बेबीज़। आई थिंक एक तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, बिल्कुल। और मैं मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी फैमिली की सक्सेस में ऑनेस्टली मेरा इसका मॉम डैड आई एम सॉरी, लेकिन होता है हाथ ऐसे ही है। मम्मा खुद कहती हैं जब अनीस आया था तो हमारे ना हालात बहुत टाइट थे, तो इसके बाद से हमें पता ही नहीं चलता हम यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ऐसे है। लेकिन मैं खुद कहती हूँ जब से अनीस मेरे पास आए ना मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने इनिशियली आपको भी पता है डिपार्टमेंट लॉन्च किया था, तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम कैसे अवेयरनेस लेके आएंगे। आज आपका माशाल्लाह फुल है डिपार्टमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम आपके डिपार्टमेंट को एक्सपैंड भी कर रहे हैं, इसमें अवेयरनेस भी लेके आ रहे हैं। एंड टू ऑल द मॉम्स एंड डैड्स आउट देयर, आपको कभी भी बात करनी है या कोई इशू है, डॉक्टर साहब आर सो क्वालिफाइड, मेरे से बात करनी है तो जितना मेरी कैपेसिटी में हो सके, जितना मैं हौसला अफजाई दे सकूँ, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन आई थिंक ये जस्ट टू क्लोज ऑफ मैं सबसे पहले तो हमारे मॉम्स का और डैड्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे अंदाज में अपने बच्चों को हेल्प सही जगह से लेके दे रहे हैं, ठीक है, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं, आपकी फैमिलीज, उनके बहन भाई। मैं सेकेंडली डॉक्टर साहबा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब आप इतने लव के साथ और इतने पेशेंस के साथ और एक प्योरिटी के साथ आप ये काम कर रही हैं। दिखता है कि आप इतना पैशनेट हैं, तो दैट्स वेरी रेयर, और ये भी एक अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं इस फील्ड में आई थी ना, मेरे FSC में 998 मार्क्स थे, तो जब मैं आई थी तो बाबा ने ना मेरा एडमिशन इधर करवाया था। तो मैं बड़ी डिस्टर्ब थी कि किस फील्ड में मुझे करवा दिया मैंने, तो MBBS करना था मुझे ना, सर्जन बनना था, स्टार्ट में इसका था। फिर जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने देखा कि मतलब एक पर्सन जिसको सिवेरिटी के साथ इश्यूज़ है और घर वाले इसको ऐसे डील करते हैं कि ये ना ड्रामे कर रहा है,
और वो सारे इश्यूज़ के साथ DHQ में मेरी ट्रेनिंग हुई, फिर मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अडल्ट्स का था, फिर जब मैंने चाइल्ड थेरेपी की, जब मैंने लाहौर से इसका जो है प्रॉपर कोर्स किया, फिर मुझे मज़ा आना शुरू हो गया इस फील्ड में। फिर आहिस्ता 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 मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ किए, और फिर जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो फिर मुझे मज़ा आया कि वो लोग जो किसी से बात नहीं करते वो फिर हमसे आके बताते हैं, और फिर हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको गाइड करते हैं कि नहीं, अगर आपको ये इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप आएँ डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, उनसे कंसल्ट करें और प्रॉपर थेरेपी लें। ये कोई भी शर्म की बात नहीं है कि अगर आपको एंजाइटी है या डिप्रेशन है या बच्चा स्पीच डिले के साथ है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है तो हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमें एंजाइटी होती है, हमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जब हम इसकी काउंसलिंग करवाते हैं, थेरेपी लेते हैं, तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि इसमें फूड का क्या रोल है? बहुत ज़्यादा। ये बच्चे जो है ना, इनको 7 ईयर्स तक हमने बिल्कुल भी मीठा नहीं देना होता। फास्ट फूड, प्रोसेस फूड इन बच्चों की बिल्कुल ज़ीरो करनी होती है। इसके अलावा जितनी भी प्रोटीन, ओमेगा 3 है ना, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। आपका पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मॉर्निंग वॉक, ठीक है। जितने भी स्पाइसेस हैं ना जो आप घर में लंच वगैरह बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए। तो अगर आपको फास्ट फूड कोई खाता भी है तो महीने में 1 या 2 दफ़ा, क्योंकि जितने स्पाइसेस होंगे उतनी आपको एंजाइटी और स्ट्रेस ज़्यादा होंगे। और स्पेशली वो मदर्स जो कि कंसीव कर रही हैं, ठीक है, उनके लिए ये सवेयर है कि उनको नीड्स होती हैं, क्रेविंग होती हैं उस कंडीशंस में जाके, लेकिन उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उनके पास एक और जान है, तो वो अपने स्पाइसेस को उस टाइम पे इतना ओवरकम करें कि वो बच्चे अब नॉर्मलिटी में आ जाएँ। उनकी मेडिकेशन, उनके स्पाइसेस जो है ना, वो बच्चे को अब नॉर्मलिटी में लेके जाते हैं। और जब कोई भी लड़की जो है वो 18 साल की होती है, तो मेरा ये एक पर्सनल सजेशन है कि वो अपना एक जो है वो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, कि वो देखें कि उनका फीटस किस हद तक डेवलप हो चुका है। अगर तो उनका फीटस बहुत स्मॉल है तो इट्स मीन कि उनके बच्चे जो है वो सेरिब्रल पाल्सी में आ सकते हैं, CP चाइल्ड हो सकते हैं। तो वो फ़ौरन से उस डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेडिकेशन लें, और एज सोन एज पॉसिबल जो है वो बेबी करें। आफ्टर 30 अगर उनका मतलब फीटस बिल्कुल नॉर्मल है, वो कंसीव कर सकती हैं, तो फिर वो अपने करियर पे फोकस करें। ये बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट आया हुआ है। आजकल बहुत ज़्यादा मदर्स को ये इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं इनको अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ, उनके बहुत ज़्यादा फीटस छोटा है, बच्चे की ग्रोथ उस तरीके से हो ही नहीं रही मदर के पेट में, या सर छोटा या टांगे, तो वो उसकी वजह से भी बच्चे के जो है ना ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होता फुली। वेरी इंटरेस्टिंग। सो जो लोग अभी देख रहे हैं डॉक्टर साहब, तो आप क्या उनको अपने उनके बच्चों के लिए भी फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स मील प्लान्स में भी सपोर्ट दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हम उनको प्रॉपर डाइट प्लान बना के देते हैं। हैं। हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रिशन अवेलेबल है, हम उनसे कंसल्ट कर लेते हैं अगर वो चाहते हैं कि प्रॉपर उनको डाइट प्लान 1 मंथ का दिया जाए। लेकिन बेसिक नीड्स उनको बताने की ज़रूरत है कि बच्चे के जो है ना नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें उसको बॉइल्ड एग, रोटी या ब्रेड वगैरह, चाय नहीं देनी, दूध और दही का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर जो है लंच में बच्चे को जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सैलेड दें, और रात में फिर 1 रोटी और सोते वक्त दूध का 1 गिलास। इन बच्चों के ये मील का प्रॉपर डाइट प्लान होता है। और इन बच्चों को वॉक बहुत ज़रूरी है, साइकिलिंग। इनकी ग्रॉस मोटर जितनी अच्छी होगी उतने ही बच्चे नॉर्मल होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। बस ठीक। डॉक्टर साहब, सो इंटरेस्टिंग है आपने ये शेयर किए। देखिए कि फूड एंड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज हीलिंग प्रोसेस का कितना एक इंटीग्रल पार्ट है। मेरे एक्सपीरियंस में भी जब मेरा खाना पीना साफ़ होता है, राइट, और ये फास्ट फूड उल्टी सीधी चीज़ें नहीं आ रही होती, तो मेरी स्पीच फ्लुएंट होती है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जब भी अभी जैसे आपका इशू है ना स्टटरिंग का या स्टैमरिंग का, तो जब आपने बात करनी है अपने माइंडसेट को पहले ही रेडी कर लेना है कि मैंने इस जगह पे जाना है, इतने लोग हो सकते हैं, तो मैंने नर्वस नहीं होना। ठीक है, जब आप अपनी बॉडी को पहले ही किसी चीज़ के लिए रेडी कर लेते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली उसी तरीके से बिहेव करती है। अच्छा, ये सबसे पहले जो माइंडफुलनेस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ना एंजाइटी या स्ट्रेस के साथ, तो हम उसको यही कहते हैं कि प्रॉपर वे में बैठ के इमेजिन करें कि वो किसी अच्छी सी प्लेस पे बैठा हुआ है जो कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, और फिर अपने माइंड को आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करें कि उसके दिमाग से सारी टेंशन से रिलीज हो रही हैं, तो विदिन 5 मिनट पर्सन नॉर्मल हो जाता है। ऑसम। देखिए कि ये कितना एक अमेजिंग टूल है
यू नो कि सिर्फ आप 4 सांसें ले लें, आई थिंक जैसे बॉक्स ब्रीदिंग भी हो बिल्कुल गया। ऐसा ही है। you know, हाँ, आपने सोचा होगा हम कभी टेस्ट वगैरह के लिए जाते थे बचपन में, हम कहते थे मैंने तो तैयारी नहीं की, मेरा टेस्ट नहीं अच्छा होगा, और ऑब्वियसली वो वैसे ही रिजल्ट्स आते थे क्योंकि हमने अपने ब्रेन को पहले ही रेडी किया होता है कि मेरे साथ तो ये होगा, और वो फिर होता है क्योंकि जैसे हम सोचते हैं, जैसे बोलते हैं, हमारी बॉडी वो सुनती है और वैसे रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो वैसे ही रेगुलेट करते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स के अकॉर्डिंग। और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिविटी के साथ रिएक्ट करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव। इसीलिए कोशिश करें कि जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं उतना पॉजिटिव रहें, ताकि जो है वो आपके ऊपर अच्छी इम्पैक्ट पड़े और आप आगे। That's amazing advice. I think not just for हमारे स्पेशली एबल बच्चे, पर हम Overall, सबके लिए to be overall, honest with you, overall. हम हमारी लाइफ में कितना स्ट्रेस होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक कि ये छोटे छोटे टूल्स आप सुबह उठते साथ ही इसको देख लें, जहाँ पे आप नमाज पढ़ें वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए इनहेल करना है खुद को और आप नॉर्मल हो जाते तो हैं। कितना है, एक फर्क पड़ता है, आपका दिन बदल बिल्कुल, जाता है। बहुत अच्छा। That's amazing. And I guess कि लास्ट में I just want to thank हमारी पूरी राबा ट्रस्ट की टीम, बिल्कुल। हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिन्होंने इतने इसको एक पैशन के साथ शोकेस किया। हमारी पूरी एडमिन, HR, ऑपरेशंस की टीम, बिकॉज इन सिचुएशंस में ना पता है टीम को ऑन बोर्ड लाना भी बड़ा मुश्किल बिल्कुल होता है, ऐसे ही है। क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है ना। लोग कहते हैं कि ठीक है ये एक सस्टेनेबल डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें रेवेन्यू सो एंड सो फोर्थ, लेकिन समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अवेयरनेस देखें, इस टाइम फैसलाबाद में 70,000 जो है वो स्पेशल एजुकेशन सेंटर है, 70,000 पूरे फैसलाबाद के एरिया में, जितने गाँव एरिया मिला के सब में बहुत ज़्यादा, हर छोटी जगह पे स्पेशल एजुकेशन सेंटर बना हुआ है। हर तीसरे बच्चे को ऑटिज़म और स्पीच डिले है। द मेन रीज़न या जेनेटिक या फ़ोन, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। स्क्रीन जो है वो डायरेक्ट आपके ब्रेन एरिया को इफेक्ट करती है, और आपकी वहाँ से जो है वो जितनी भी आपने चीज़ों को परसीव करके सीखना है, समझना है, वो आपकी सारी की सारी कैपेसिटीज आया हो जाती है। सो डॉक्टर साहब, फॉर द पेरेंट्स आउट देयर, आपकी क्या एडवाइस है कि इस स्क्रीन टाइम को मैनेज कैसे करना प्ले चाहिए? एक्टिविटीज़ के साथ ये सारे मॉन्टेसरी की जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप बच्चे के घर में ला के रखें। बेहतर है कि आपने अगर स्कूल में बच्चे को रेडी करना है या भेजना है तो उसको किसी टास्क में इंगेज करें। अगर फॉर एग्जांपल जैसे अनीस 5 ईयर्स का या 7 ईयर का बच्चा है तो उसको घर के टास्क में इंगेज करें, ताकि उसको छोटे छोटे टास्क देंगे, अपने रूम को क्लीन करो, अपने वार्डरोब को क्लीन करो, मम्मा कह रही हैं कि चलो डाइनिंग की टेबल प्लेट्स वगैरह लगाओ, ग्लास रखो, कमांड फॉलोइंग दें ताकि वो किसी टास्क में इंगेज हों। फिर उन बच्चों के साथ बैठ के ना एक प्लेफुल वे में थेरेपी करें, ठीक है, कलरिंग करवा दें, उनकी रीडिंग सुन लें, और अगर आप कोई काम कर रही हैं तो इन केस उनको उनकी फेवरेट एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट के तौर पे उनका कोई टास्क दे दें जो कि उनको रीडर उनका फेवरेट है, या बहन भाई के साथ उनको कोई ऐसी गेम दे दें जो कि प्ले कर सकें एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन। ये बहुत So, आप beneficial कह रही हैं कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी बच्चा जो है वो नहीं होगा। पेरेंट्स यहाँ पे भी आते हैं ना, थेरेपी करवाते हैं, तो वो 1-आधे घंटे की थेरेपी जो है ना बच्चे के लिए वो फ़ायदा नहीं देगी जब तक घर में आपके वैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आपका कम्युनिकेशन घर में अगर ज़ीरो है, यहाँ पे थेरेपी हो रही है तो उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता। आपको घर में भी बच्चों के साथ इंगेज रहना होता है, स्पेशली जो आपके रिलेटिव्स होते हैं उनको बताना होता है कि बच्चे का ये थेरेपी चल रही है तो आपने कोशिश करनी है इसको मीठा नहीं देना, फ़ोन से दूर रखना, इसके साथ कम्युनिकेट करें, तो ये एक हेल्पिंग पॉइंट होता है। You want to change the page? अच्छा, so mom, just to wrap it up, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका ख्वाब क्या है कि हमारा बेबी भी बड़े होके क्या बने? डॉक्टर अपना मुखा देंगे। That's awesome. मैं इनको कहती होती हूँ, मैंने इसको कहना तुम ना अपनी मैम जैसे ही बोलो। That's awesome because mom, believe you me, ज़रूरत है हर बंदे को बिजनेस पर्सन या डॉक्टर या डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर हैं, बट आई मीन कि सर्जन, बिल्कुल सर्जन या IT इंजीनियर का बहुत है। अगर ये IT में बहुत अच्छा आगे जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर करेगा, लेकिन मम्मा की ख्वाहिश है डॉक्टर बनाना है, नहीं बन सकता है डॉक्टर। बस आपने इसको सपोर्ट देनी है किसी भी मामले में। इन केस अनीस कुछ भी करता है ना तो आपने इसको बस डिग्रेड नहीं होने देना, डीमोटिवेट नहीं होने देना। कम मार्क्स आते हैं तो कोई मसला नहीं है, कम मार्क्स वाला बच्चा सबसे ज़्यादा आगे जाता है, सबसे ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि जिसने टॉप किया वो ही आगे जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, आई डोंट नो कि कहने वाली चीज़ें ही नहीं लेकिन मैंने अपनी क्लास 10 बायो फेल की थी, मैंने क्लास 9 बायो फेल की थी, और मुझे फिर क्या पता था कि
एंड में आके हेल्थ केयर में ही जाना है। हेल्थ केयर में। और मतलब ये देखें ना कि एक वो पर्सन जो कि क्लास में पीछे बैठता है ना, वो इस माइंडसेट से नहीं बैठता कि मैंने रट्टा लगाना है, टॉप करना है। वो बस ठीक है, पास हो गया, उसके विजन्स ही और होते हैं। उसने अपने आप को नॉर्मल लोगों की तरह जो है ना वो लेके नहीं चला था। मैं अपना बताऊं तो मैं खुद टॉपर नहीं थी, बस नॉर्मल मीडियोकर बच्चा थी। लेकिन ये है कि आज मेरे साथ जितना भी मेरा बैच है बीएस का, वो सबकी सब मैरिड है। हाँ, किसी ने आगे खुद को परस्यू नहीं किया अपने। लेकिन हमें जब देखें, मेरी बात सुन, जब हमने किसी जगह पे जाना है, किसी खुद को जो है वो इंकरेज करने की ज़रूरत है। किसी जगह पे लेके पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। अगर ये जाता है डॉक्टर बनना चाहता है तो आपने इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। हरीम और बिलाल के साथ इसका कंपैरिजन नहीं करना, इस चीज़ को माइंड में रखना है। नहीं किया इसका कंपैरिजन, क्योंकि वो तो बहुत ही और तरह के बच्चे हैं ना। नहीं, आप ये कहती हैं वो बहुत लाइक हैं, ये नॉर्मल है, मैंने कंपैरिजन नहीं करना। तो ये कंपैरिजन आ जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब मेरा कहने का कि मैम इसकी माइंड मेंटालिटी वैसी नहीं है, ये मुझे भी पता है, ठीक है, जैसे उनकी है। लेकिन ये उनसे बहुत ज़्यादा लाइक है। मॉम ये कि इसकी स्ट्रेंथ्स और है। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी मैथ बहुत कमाल है। दैट्स इनसेन। मतलब ये इसमें ये होता है। सबसे बढ़ के मुझे इसका एक्सेंट बहुत पसंद है। हाँ। उनका ऐसा नहीं है। हाँ, ये है। और इसका माय गॉड इतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये हैंडसम बहुत है। बहुत हैंडसम है, इतनी माशाल्लाह बिग और इतनी लविंग पर्सनालिटी है ना ये, और इतना फ्रेंडली है। तो यू नो इंशाल्लाह मुझे तो पूरा यकीन है दैट ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ अहेड, वेरी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। तो आई थिंक कि हम इसको फिर रैप अप करते हैं। कुछ और सवाल हो आप लोगों के मेरे से, या यू नो एनीथिंग एल्स? बस आपसे मिलना था, बहुत खुशी हुई। सो स्वीट। मुझे Thank you so much मुझे for आपसे your ज़्यादा time. खुशी हुई। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।